गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसी क्रम के अंदर जहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के ही रेफरेंस के अंदर अगर आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि और कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है लेसिथिन। लेसिथिन एज अ करियर का मतलब क्या हुआ? लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, याद में रखिए। जो लेसिथिन है वो एक तरह का क्या है? फॉस्फोलिपिड। अच्छा, एक चीज और, इसका जो यूजेस है ये आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, लेसिथिन एज अ करियर। कैसे समझिएगा। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो अगर हम लोग बात करें, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है बेसिकली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। तो नेचुरल सी चीज़ है कि लिपिड जो है मॉलिक्यूल वो बहुत इजीली दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा? अपने अंदर ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा कि मान लो ये आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और बाहर की तरफ यहाँ पे क्या है? ये लेसिथिन मॉलिक्यूल है। अच्छा, लेसिथिन क्या है? अब देखो ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है प्रोटीन एंड लिपिड की, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, जो ये लेसिथिन मॉलिक्यूल है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड का। तो लिपिड की एक पावर होती है, या लिपिड का एक तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये यहाँ पे इजीली बाउंड हो जाता है प्रोटीन के साथ में और लिपिड के साथ में। जब ये इजीली बाउंड हो जाएगा प्रोटीन के साथ में और लिपिड के साथ में, तो बाउंड होने के बाद में क्या होगा कि सेल क्या करेगी? उसको अपने अंदर ले लेगी, अपने अंदर एनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या इस तरह का जो करियर होता है उसको हम लेसिथिन करियर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अंदर ये जो प्रॉपर प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो भी आयंस होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आयन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। तो आयन जो होते हैं बाहर की तरफ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लेसिथिन मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा ये लेसिथिन मॉलिक्यूल्स बाहर जो भी आयन है, मान लो ये नेगेटिव आयन है या कोई भी एक पॉजिटिव आयन है, ये लेसिथिन मॉलिक्यूल उन आयंस को अपने अंदर, मतलब सेल के अंदर जो होते हैं वो खींच लेते हैं। तो लेसिथिन मॉलिक्यूल्स का यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि जब भी हमें किसी भी एक सेल के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को एक इस तरह के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो आगे मूव ऑन करता है, आगे की ओर सेल के अंदर उस डीएनए को लेके चला जाता है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस जो है, ये वाला पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरे प्रोसेस के अंदर डीएनए सेल के अंदर बिना किसी रुकावट के या बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? यही वाला प्रोसेस लेसिथिन एज अ करियर कहलाता है। चलिए, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इधर की तरफ यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा है, मान लो कि ये वाले जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बना है। चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यहाँ पे एक्टिव है ये, तो एक्टिव में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एटीपी का प्रयोग किया जाता है, एटीपी का यूज किया जाता है। यानी कि लेसिथिन जो यहाँ पे करियर था, जो फॉस्फोलिपिड था, इसके अंदर भी कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। और इन कन्फर्मेशनल चेंजेस के होने की वजह से ये
जो मॉलिक्यूल होता है, ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, बाहर कुछ भी हो, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, वो सारे आयन अंदर ले लिए जाते हैं और मॉलिक्यूल कहाँ पे आ गया, अंदर की तरफ आ गया। क्या बना, लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, अब एक चीज, ये जो अगर हम लोग बात करें कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस एक तरह की साइकिल के थ्रू होता है। जिस पर्टिकुलरली जो आपकी साइकिल जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेटाइड साइकिल बोलते हैं। ये जो साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेटाइड साइकिल। इसे क्या क्या बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो साइकिल है जहां पे लेसिथिन मॉलिक्यूल बाहर जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उन आयंस को ये अंदर कैरी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या कहते हैं, लेसिथिन बनता कैसे है। लेसिथिन बन रहा है जब एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, एसिटाइल कोलिन बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सब्सटेंस बनते हैं, तो वहीं पे एक फॉस्फोलिपिड और बनता है लेसिथिन, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाहर से मॉलिक्यूल को अंदर से लेके आने का। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल गई, सबसे पहले जो ये थ्योरी दी थी उन साइंटिस्ट का नाम है बेनेट एंड क्लार्क। ठीक है, किसने दिया था ये, बेनेट एंड क्लार्क ने दिया था। ठीक है, बेनेट और क्लार्क ने लगभग 1956 के अंदर ये थ्योरी दी थी, तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद करके चलिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे ये प्रोसेस में बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर एक लेसिथिन नाम का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर होता है। बेटा मैंने यहाँ पे ये पहले इसलिए बनाया था ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। लेसिथिन मॉलिक्यूल होता है, ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, बाहर जो भी आयन प्रेजेंट होते हैं उससे मिलकर ये क्या बना लेता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना रहा है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको हम लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स की वजह से ये जो है मॉलिक्यूल जो है, यानी कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, ये सेल के अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें इकट्ठे हो जाते हैं। सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, होपफुली आई गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, जो कि है बहुत सक्सेसफुल थ्योरी है ये। इस थ्योरी के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हमने आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन बताया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एटीपेज पंप थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, एटीपेज पंप थ्योरी। ठीक है, जो ये एटीपेज पंप थ्योरी है ये क्या कहती है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल हाइपोथेसिस भी नाम दिया है इसका। अब ये वाली थ्योरी किसने दी, सबसे पहले ये पीटर मिशेल ने दी थी। ठीक है, जो आपके साइंटिस्ट थे, पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, और ये दी थी लगभग 1968 के अंदर। 1968 में ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा, समझिएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही कि जो भी यहाँ पे एक विशेष तरह का एंजाइम होता है, और उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एटीपेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे एटीपेज नाम का क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है। मान लो कोई भी एक कोशिका है, कोई भी एक सेल है, ये जो उसकी मेम्ब्रेन है,
इस मेम्ब्रेन के अंदर ये एटीपेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? मेम्ब्रेन पे। समझ में आ रही है मेरी बात? एटीपेज जो है, एटीपेज एंजाइम है, जहां पे भी ये वर्ड आ जाता है एज, तो वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो एटीपेज एंजाइम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर ये हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अगर हम लोग इसको एक नाम और भी दें, एटीपेज का जो फुल नाम जो है, इसको हम एटीपेज फॉस्फोडीहाइड्रो हाइड्रोलेस एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इस एंजाइम का नाम एटीपी फॉस्फोडीहाइड्रोलेस। ठीक है, ये वाला एंजाइम इसको नाम देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये धंसा हुआ होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मेन काम ही क्या है? इसका मेन काम ही ये है कि बाहर से मॉलिक्यूल जब भी अंदर आएंगे तो इसका मेन काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमेशा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। इस प्रोसेस के अंदर एटीपी जितने भी होते हैं उनका क्या हो रहे हैं? वो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। दैट मीन्स ये कि एटीपी जो है वो टूटता है एडीपी प्लस पीआई, यानी कि एडीपी प्लस फॉस्फेट के अंदर ये टूट जाता है। और इससे अंदर अगर हम लोग बात करें कि जब भी एक एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो लगभग इसके अंदर 76 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो यहाँ से निकलती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? प्रोटीन का जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोटीन ट्रांसफर के लिए ये वाला एटीपेज एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है ये क्या कर रहा है? ये वाला मॉलिक्यूल क्या करता है कि जो भी अगर हमें प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन सेल कर रही है तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर H आयन और OH आयन और निकलते हैं, जिसकी वजह से एक केमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो थीसिस है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सेल के बाहर क्या है? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बहुत पहले, एक बार एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था। तो वहां पे मैंने क्या कहा था? मान लो कोशिका के बाहर सोडियम और पोटेशियम है, उन्हें क्या करना है? सोडियम को तो सेल से बाहर निकालना है और पोटेशियम को सेल के अंदर आना है। तो यहाँ पे एटीपेज एंजाइम वर्क करेगा, शायद मैंने आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरह का प्रोसेस हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है कि जो कैटायंस होते हैं, ये कैटायंस एक्सचेंज हो रहे हैं H आयन से। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, और उस एक्सचेंज के प्रोसेस में क्या हो रहा है? एटीपेज एंजाइम वर्क कर रहा है। दोबारा से सुनिएगा, मैं दोबारा से बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। मान लो, चलिए पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज बोलती हूँ। मान लो यहाँ पे सोडियम आयन है, मैं वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो मैंने ये बोला यहाँ पे कि यहाँ पे सोडियम आयन कैसे हैं? कम है। पोटेशियम आयन कैसे हैं? यहाँ पे ज्यादा है। सेल के अंदर पोटेशियम आयन कैसे हैं? ज्यादा है। और सोडियम आयन जो है वो यहाँ से कम है। ठीक है, अब सेल क्या करेगी? सेल यूजुअली पोटेशियम आयन को तो अपने अंदर इंपोर्ट करेगी, ठीक है, और सोडियम आयन को बाहर इंपोर्ट करेगी। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर सेल से पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, सॉरी, सेल से पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आ रहे हैं, और सोडियम आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं। और ये सब चीजें हो रही हैं ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, यानी कि होता क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें जाती हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है ना। क्यों हो रहा है ये रिवर्स? क्योंकि यहाँ पे एक वो एंजाइम वर्क कर रहा है, इसको हमने नाम दिया एटीपी सिंथेटेज, या सॉरी एटीपेज एंजाइम नाम दिया। और इस एंजाइम की हेल्प से क्या हो रहा
रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। अब जो ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर मिशेल, इन्होंने यहाँ पे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को ना लेते हुए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि चलो पहले इसको क्या कहा था मैं बाद में बताती हूँ, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे मिटा लूँ। तो अब यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ उन्होंने ये कही थी, ये मैंने आपको एक वन ऑफ द एग्जांपल दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सेल के अंदर वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और एच आयन और ओ एच आयन बन रहे हैं। तो एच आयन कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, और इसके बदले में कोई भी कैटायन जो है, मान लो कोई भी एक एक्स कैटायन है, वो सेल के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोलाइसिस हुआ है वाटर का, उसकी वजह से वो जो एच आयन है वो तो कहाँ चला गया, बाहर, और ओ एच आयन कहाँ हो गया, अंदर हो गया। तो इस वजह से एक ऑस्मोसिस सा डेवलप हो जाता है, और इसीलिए इसको हम प्रोटोन पंप थ्योरी भी बोलते हैं। प्रोटोन पंप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या एटीपेज पंप थ्योरी, ये थ्योरी इसको नाम दिया जाता है। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। कल की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिए।